नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारत से आस लगाए बांग्लादेशी हिंदू। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ढाका से सटे नारायणगंज जिले में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्तव्य देने के लिए मैं बीते दिनों बांग्लादेश में था। इस दौरान मुझे वहां के सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध नागरिकों और अल्पसंख्यकों से मिलने का भी अवसर मिला। उनसे बातचीत के बाद मैंने पाया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। कट्टरपंथी अब भी किसी न किसी बहाने अल्पसंख्यकों पर टूट पड़ते हैं। वर्ष 2001 के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी के सत्ता में आने पर अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ ही अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। उन हमलों की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग भी बना था। वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन उसके अध्यक्ष थे। आयोग को लगभग 25,000 शिकायतें मिली, किंतु केवल 5,000 आरोप स्वीकार किए गए। इन 5,000 आरोपियों की भी न तो कोई जांच की गई और न ही किसी पर मुकदमा चलाया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों के अधिकांश हमले उनकी संपत्ति पर कब्जे के उद्देश्य से होते हैं। कट्टरपंथियों ने शेख हसीना को हटाने के लिए कथित आंदोलन की आड़ में जमकर हिंसा फैलाई। उन्होंने फिल्मकार ऋत्विक घटक के घर को भी नहीं बख्शा, जिन्होंने दोनों ओर के बंगाल के सांस्कृतिक विभाजन की कभी स्वीकार नहीं किया। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की घटनाओं में जिन निर्दोष हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के जान माल का नुकसान हुआ, उस पर अंतरिम सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक संगठन अपने घरों और मंदिरों पर हमले की जांच के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने की मांग भी कर रहे हैं और इस पर अंतरिम सरकार और उसके मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चुप्पी ओढ़ रखी है। इससे साफ है कि अंतरिम सरकार इस्लामी कट्टरपंथियों के दबाव में है। अल्पसंख्यकों पर हमले इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं होने से हमलावर भयमुक्त हैं। इसके चलते ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक अब संगठित हो रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश हिंदू जाति महाजोट, हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एकता परिषद और अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन नामक संगठन बनाए हैं। ये संगठन अल्पसंख्यकों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का यत्न कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय बनाने, संसद में अपने लिए कुछ सीटें आरक्षित करने और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को बदलने की भी मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की कुल आबादी के करीब 8% अल्पसंख्यक हैं। इनमें अधिकतर हिंदू हैं। हसीना सरकार ने जब अल्पसंख्यकों के हितों पर ध्यान देना प्रारंभ किया तो कट्टरपंथियों ने यह कहकर आलोचना शुरू कर दी थी कि अल्पसंख्यक नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। इस दुष्प्रचार ने भी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को हसीना विरोधी माहौल बनाने में मदद पहुंचाई। अवामी लीग में हिंदुओं का बेहतर प्रतिनिधित्व है। वर्तमान में जहां शेख हसीना के देश से बाहर होने के कारण अवामी लीग के समर्थकों का मनोबल गिरा हुआ है, वहीं ढाका की सड़कें बीएनपी और जमाते इस्लामी के बैनरों से अटी पड़ी है। बीएनपी और जमाते द्वारा रैलियां की जा रही हैं, किंतु उनमें आम बांग्लादेशी अधिक संख्या में नहीं जुट रहे हैं। मैं इसकी भी अनदेखी नहीं कर सका कि ढाका की दीवारों पर शेख हसीना के लिए गाली गलौज की भाषा में आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए हैं। अवामी लीग के खिलाफ माहौल बनाए जाने के बावजूद अल्पसंख्यकों को भरोसा है कि संसदीय चुनाव में बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में नहीं जाएगा और उदार सरकार सत्ता में शायद आएगी, जो अल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णु रहेगी। लेकिन यह भी सच है कि वहां कट्टरपंथ बढ़ता दिख रहा है। बांग्लादेश को पूर्ण इस्लामी राष्ट्र बनाने की मांग लगातार हो रही है। कुछ कट्टरपंथी तो शरिया लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भारत में बहुत
आस लगाए बैठे हैं। उन्हें लगता है कि मोदी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए यथासंभव प्रयत्न करेगी। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को भरोसा है कि शेख हसीना की सुरक्षा भी भारत सरकार हर कीमत पर करेगी। उन्हें यह भी विश्वास है कि स्थिति सामान्य होने पर हसीना बांग्लादेश लौटेंगी। वे भारत के विपक्षी दलों के रवैये से तो निराश हैं ही, लेकिन उन्होंने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उम्मीद पाल रखी है, जिन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की थी। ट्रंप के वक्तव्य को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना के रूप में भी देखा गया। ध्यान रहे कि ट्रंप के साथ मोहम्मद यूनुस के संबंध सामान्य नहीं है। जब 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो यूनुस ने कहा था कि ट्रंप की जीत एक सूर्य ग्रहण और काले दिनों की तरह है। यूनुस की निकटता डेमोक्रेट्स से है। माना जाता है कि बाइडेन प्रशासन और हिलेरी क्लिंटन की वजह से ही यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार की भूमिका में आए। जो भी हो, वहाँ के प्रबुद्ध जन यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर यूनुस किसके सलाहकार हैं, क्योंकि देश में कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं और राष्ट्रपति की शक्तियाँ नहीं प्राप्त है। जाहिर है कि सेना पर्दे के पीछे से अंतरिम सरकार चला रही है। अंतरिम सरकार अभी तक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि बांग्लादेश में संसदीय चुनाव कब होंगे और क्या चुनाव में अवामी लीग को हिस्सा लेने दिया जाएगा। इसका कारण वहाँ बेचैनी और बढ़ रही है। खैर, जैसा भी हो, हालात बहुत बद से बदतर हैं अल्पसंख्यकों के लिए। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।